माय डियर IAS एस्पिरेंट्स, क्या आप मार्क्स, माओ और गांधी की तुलना कर सकते हैं? मार्क्स मजदूरों के हित में बात करते थे। माओ का कहना था कि क्रांति बंदूक की नली से निकलती है और गांधी अहिंसा के पक्षधर। एकदम अलग अलग। माओ जिनकी विचारधारा पर चीन खड़ा है, मार्क्स जिनकी विचारधारा पर सोवियत संघ खड़ा था, और गांधी जिनकी विचारधारा पर भारत का उदय हुआ था। आज भले ही हम हट चुके हैं उस विचारधारा से, लेकिन रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है। गांधी के विषय में यदि आपने कुछ पूर्वाग्रह बना रखे हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें पढ़ा नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे भारत की सारी योजनाएं गांधीवादी विचारधारा पर ही चल रही हैं। भारतीय संविधान में गांधीवादी तत्व इतने ज़्यादा हैं और वो अच्छे हैं। पढ़िए तो पहले। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आलोचना नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि गांधी जी एक बुज़ुर्ग लगते हैं देखने में, वो बुज़ुर्गों से युवा पीढ़ी को चिढ़ होती है, या गांधी जी कुछ ट्रेडिशनल बातें करते हैं सिर्फ इसलिए उनसे चिढ़, या कुछ राजनेताओं ने उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया है सिर्फ इसलिए उनसे चिढ़। गांधी जी का एक समाचार पत्र था हरिजन। गांधी जी ने कोई वर्ण व्यवस्था का प्रचार नहीं किया है, कर्म व्यवस्था का प्रचार किया। पढ़िए तो पहले। गांधी जी के यहाँ आश्रम में सब लोगों के लिए अनिवार्य था कि वो शौचालय साफ करेंगे। ये नहीं कि उसके लिए कोई एक वर्ण विशेष था सफाई कर्मियों का जो वही शौचालय की सफाई करेगा। हर किसी की ड्यूटी लगती थी। अरे उनके आश्रम के बारे में पढ़िए तो पहले। उन बातों पे ध्यान मत दीजिए कि वो किसके कंधे पे हाथ रख के चलते थे और वो लड़कियां उनके रिश्ते में क्या थीं या वो क्या थे। इन बातों से नहीं मतलब है। ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, जो भी है वो जाने, उनका काम जाने। इन सब बातों से मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि जो हमारा भारत जो खड़ा है तो किस विचारधारा पर खड़ा है। आखिरकार आज हम जो भारत में अर्थव्यवस्था देखते हैं, अगर IAS में ये प्रश्न आता है, आए हुए प्रश्न है इस तरह के, कि इसमें गांधीवादी तत्व कौन कौन से, क्रांतिकारी तत्व कहीं नहीं है। राष्ट्र चलाने के लिए क्रांति नहीं चलती है, राष्ट्र उत्पन्न करने के लिए क्रांति की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए फिर क्रांति को शांति में बदलना पड़ता है। तो गांधी पढ़िए, तुलना करके देखिए गांधी, मार्क्स और माओ की। एक प्रश्न आया IAS में कि टैगोर का राजनीतिक दर्शन क्या है। अब टैगोर तो राजनीतिक थे ही नहीं। टैगोर तो विशुद्ध रूप से अध्यात्म चिंतन करने वाले, साक्षात ब्रह्मांडीय अवधारणाओं में रहने वाले, ईश्वर का साक्षात दर्शन करने वाले। गीतांजलि लिखने की प्रेरणा जो उन्हें मिली तो कैसे मिली थी? कल कल छल छल करके बहता हुआ जल, सूर्य की रश्मियाँ उसमें से होके सतरंगी प्रकाश उत्पन्न कर रही थीं। वो छत पे टहल रहे थे। उन्होंने, सिंपल एक दृश्य है, तमाम लोग देखते हैं अपने बाग बगीचों में बहता हुआ पानी। कल कल छल छल तो सारा ही पानी बहता है, कौन सा पानी भौमों करके बहता है। लेकिन वो कल कल निनादिनी जो सरिता छोटी सी जो बह रही थी, और उसके जो कण उछल उछल के, पानी जब तेज़ी से बहता है तो बूंदें उछलती हैं, तो उनमें से जो सप्तरंग किरणें, जो सप्तवर्णीय किरणें जो उद्भासित हो रही थीं, टैगोर ने उनको परसीव किया और उन्होंने पाया कि ये ईश्वरीय दिव्य एक संदेश है उनके पास। संसार से उन्हें मोह हो गया। हमारे तमाम सारे साधु संत अपने आप को वैरागी कहने में बड़ा भारी तीरंदाजी समझते हैं कि वो वैरागी हो गए, लंगोटी लगा के गेरुआ पहन के निकल गए। अरे इस संसार में आए हो, वैरागी होने में क्या रखा? टैगोर वैरागी नहीं हुए। इस संसार के सौंदर्य का उन्होंने आत्मसातीकरण किया, अनुभव किया। जागोत पारा बारे तीरे छेलेरा कोरे मेला उन तहीन गगोने तले मायार पौरे अचंचल फेनिलो ईशुनिलो जल नाचे छे सारा बेला उठे छे तटे की कोलाहल छेलेरा कोरे मेला। उन्होंने माना कि संसार में हमारा निमंत्रण है, हम आए हैं, हम सम्माननीय गेस्ट हैं।
जागते आनंद यज्ञ अमार निमंत्रण। इस संसार के आनंद यज्ञ में हमारा निमंत्रण है। और सुंदरता को उन्होंने ईश्वरीय सौंदर्य के रूप में देखा। ऐशो श्यामलो सुंदरो। अरे रविंद्र संगीत सुनिए, खो जाएंगे। बंगला जानते हो ना जानते हो, नहीं जानते हैं तब भी खो जाएंगे। मैंने तो जब पढ़ा तो मुझे लगा कि बंगला लिपि इतनी खूबसूरत है कि मुझे सीख लेनी चाहिए। जी जान से जुट गया। मैंने 1 महीने में काम चलाऊ सीख ली कि मैं लिख सकता था, पढ़ सकता था। अब बोलने के लिए कोई था ही नहीं, उच्चारण तो आता नहीं है। मेरा सबसे जो बहुत ख़ास जो क्लास फेलो था मेरा, असीम बनर्जी, वो यहीं पैदा हुआ था इलाहाबाद में, तो उसे भी बंगाली इतनी नहीं आती थी। वो कहता तुम ज़्यादा जानते हो बंगाली। बोल वो भी नहीं सकता था, उसके घर के लोग बोल सकते थे। उसके पिताजी जी ऑफिस में काम करते थे, वो कहते थे कि हम लोग जो बोलते हैं बहुत खाँटी बोलते हैं, एकदम शुद्ध बोलते हैं। मैंने उनसे कुछ चीज़ें सीखी। स्क्रिप्ट देखकर ही आनंद आता है। जैसे मुझे उड़िया की स्क्रिप्ट भी बड़ी सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। बड़े ही संतुलित से अक्षर होते हैं, एकदम बैलेंस बिल्कुल। ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर का राजनीतिक चिंतन है ही नहीं, आध्यात्मिक चिंतन है। आईएएस में प्रश्न आ रहा है राजनीतिक चिंतन, कैन यू फाइंड आउट? आई टीच इन माई क्लास। मैं बताता हूं कि उनकी राजनीति कैसी राजनीति थी। अरे भाई, हीगल ने राजनीतिक चिंतन किया है, और हीगल बात करते हैं विश्वात्मा की, विल्डजीस्ट की। जर्मन में कहते हैं विल्डजीस्ट। उस विश्वात्मा की चर्चा करते हैं और वो चिंतन राजनीतिक कहलाता है। तो टैगोर का ये जो आध्यात्मिक चिंतन है, ये राजनीतिक क्यों नहीं हो सकता? ये कहाँ पे जाके राष्ट्र से जुड़ता है, कहाँ पर जाके राज्य से जुड़ता है? आखिरकार क्यों टैगोर के लिखे हुए गान को राष्ट्रीय गान बनाया गया, राष्ट्रगान बनाया गया? क्या विशेषता है? बांग्ला का हमारे संस्कृति में और हमारी राजनय में कितना इंपॉर्टेंस है कि जो राष्ट्रीय गीत है वो भी बंगाली, और जो राष्ट्रीय गान है वो भी बंगाली। साहित्य की सरिता बहती है बंगाल में। नदी उद्दाम निकलती है, ऊपर से वेग से निकलती है, पहाड़ों से एकदम से कल कल झरझर करती हुई निकलती है। उस समय रुकने का नाम नहीं लेती है। तब कविता उत्पन्न नहीं होती है, दृश्य उत्पन्न होता है। लेकिन जब वो मंथर गति से बहती है हुगली होकर, और जब समुद्र से मिलने जा रही होती है, तमाम गायक गाते रहे पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। जब पिया मिलन को जा रही है, जिस समय बस बस मिलने को आतुर है, अब मिले कि तब मिले, तब उत्पत्ति होती है किसकी? श्रृंगार की। तो जो गंगा सागर मिलने पहुंच गई है, उसके तट पर उत्पत्ति हुई है अद्भुत प्रेम की और अद्भुत साहित्य की। इस साहित्य का प्रदेश है जिसे राजनीतिक दलों ने सत्यानाश कर दिया। इस साहित्य का प्रदेश, मधुरता का प्रदेश है, मिष्टी मिष्टी प्रदेश है, रसगुल्ला का प्रदेश है ये। इसे हमने क्या कर दिया? राजनीतिक चिंतन उसी से निकलता है। अरे राजनीति अगर शांति होगी तो राजनीति कितनी अच्छी चलेगी। आजकल तो राजनीति क्रांति में देखी जा रही है, संघर्ष में देखी जा रही है। जितना संघर्ष उतनी बहसें, उतना मीडिया एंगेजमेंट, उतना पब्लिक एंगेजमेंट। हम मूर्ख होते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि हमें चैनल मूर्ख बना रहे हैं और हम उनको देखने में लगे हुए। इसीलिए चिढ़ के लोग कह देते हैं कोरोना भी एक साजिश। अब कोरोना तो सामने है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके परिणाम जो हो रहे हैं और इसके जो वही रिपरकशंस परिणाम ही हुए, तो उन परिणामों में लोग राजनीति कर रहे हैं। लाला पैसा बना रहा है, जनता मर रही है। क्या ये बातें कभी कवि कुलगुरु गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कभी कल्पना की होगी कि कभी भारत ऐसा होगा? गांधी के सपनों का भारत ऐसा होगा? कभी सोचा होगा किसी ने? कैसा भारत होगा? तड़प के मरते हुए लोग चारों ओर, प्राणवायु की कमी से सिसकते हुए लोग, दम तोड़ते हुए लोग। ये कभी किसी ने सोचा होगा? सिर्फ राजनीति और राजनीति और राजनीति, नथिंग एल्स। विचार करिए, विचार करके ही आईएएस बनेंगे। थैंक यू।